प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर अलका रस्तोगी, सह आचार्य समाजशास्त्र, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। तृतीय वर्ष कला समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्री चिंतन के मूल आधार का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें चौथी यूनिट का संघर्ष सिद्धांत कार्ल मार्क्स द्वारा हमें अध्ययन करना है। आज हम कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स को आपने पूर्व में ऐतिहासिक भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में अध्ययन किया है। कार्ल मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत को वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी कहा जाता है। मार्क्स ने समाज में पाए जाने वाले वर्ग भेद को उनकी विवेचना का मुख्य आधार माना। मार्क्स ने लिखा कि आदिम साम्यवादी युग में किसी प्रकार के वर्ग नहीं थे। सभी व्यक्ति समान आकांक्षाओं और आवश्यकताओं से प्रेरित थे। इन आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति समान कार्यों का संपादन करते थे। इसके बाद धीरे धीरे दासत्व, सामंत और पूंजीवादी युगों में निरंतर वर्ग बने रहे और इन वर्गों में स्वार्थ भेद के कारण निरंतर संघर्ष भी होते रहे। मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन का यह वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मूल रूप से उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन है। मार्क्स के अनुसार जब उत्पादन प्रणाली को समाज की आर्थिक संरचना कहा जाता है और जैसे ही उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन दिखाई देता है। मार्क्स ने अपने सिद्धांत को आर्थिक आधार पर केंद्रित किया। वे भौतिकवाद को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इस सिद्धांत में उत्पादन प्रणाली को 3 बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला, उत्पादन के साधन, दूसरा उत्पादन शक्ति और तीसरा उत्पादन प्रणाली। अब आइए देखें उत्पादन के साधन में क्या क्या सम्मिलित है। उत्पादन के साधन में हम कच्चा माल, पूंजी और प्रौद्योगिकी को रख सकते हैं। उत्पादन शक्ति के अंतर्गत उत्पादन के साधन और श्रम शक्ति आएगी और तीसरा जो है उत्पादन प्रणाली, उसमें उत्पादन की शक्ति और उत्पादन संबंध सम्मिलित रहेंगे। मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधनों में परिवर्तन से ही परिवर्तन की शुरुआत होती है। इसमें प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके परिवर्तन से श्रम शक्ति बदलती है, अर्थात श्रमिकों की कुशलता बढ़ती है और उनका बौद्धिक विकास होता है। श्रम शक्ति में परिवर्तन आने के साथ ही उत्पादन शक्ति बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। उत्पादन शक्ति में परिवर्तन मालिक और सर्वहारा के बीच उत्पादन संबंधों को परिवर्तित करने को मजबूर करता है, जिससे उत्पादन प्रणाली परिवर्तित हो जाती है और समाज में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। आप इस पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे श्रम शक्ति में परिवर्तन हो रहा है। श्रम शक्ति में परिवर्तन के साथ उत्पादन शक्ति में बदलाव आ रहा है। उत्पादन शक्ति बदलने से उत्पादन संबंध बदल रहे हैं। उत्पादन संबंध बदलने से उत्पादन प्रणाली बदल रही है और तत्पश्चात समाज में परिवर्तन दिखाई देता है। मार्क्स उत्पादन प्रणाली के आधार पर समाज के ऐतिहासिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख करते हैं। इनमें से 4 अवस्थाएं हैं: आदिम साम्यवाद, प्राचीन समाज, सामंतवादी युग और पूंजीवाद। पहली अवस्था है आदिम साम्यवाद। इसमें लोग फल और शिकार पर जीवन यापन करते थे। व्यक्तिगत अधिकार का अभाव था, न कोई वर्ग था और न ही किसी प्रकार का शोषण था। दूसरी अवस्था है प्राचीन समाज। इस समय में व्यक्तिगत संपत्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है और दास प्रथा का भी जन्म होता है, अर्थात व्यक्तिगत संपत्ति भी अस्तित्व में आती है और दास प्रथा भी जन्म ले लेती है। तीसरी अवस्था है सामंतवादी युग। इसमें सत्ता पर राजा का अधिकार था। भूमि सामंतों में विभाजित थी। सामंत का भूमिहीन कृषक पर पूर्ण अधिकार था और यहाँ कृषक को अर्धदास की संज्ञा दी गई थी। चौथी अवस्था है पूंजीवाद। इसमें औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप अस्तित्व में आई थी। अधिक उत्पादन हुआ, किंतु बेकारी बढ़ने से वेतन की दरें घट गई। पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग अस्तित्व में आए। पूंजीपति और सर्वहारा में यहाँ तात्पर्य एक तो सारे के सारे उत्पादन के साधनों का मालिक है और दूसरा मजदूर है। मार्क्स इनके अतिरिक्त समाजवाद और साम्यवाद की भी चर्चा करते हैं। उनके अनुसार यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो जैसे जैसे उत्पादन प्रणाली बदलती है वैसे वैसे समाज बदलते जाते हैं।
किंतु दो वर्ग हमेशा बने रहे, एक शोषक और दूसरा शोषित। मार्क्स पूंजीवादी समाज से पूर्व के समाज को दास और कृषि श्रमिकों को स्वयं में वर्ग कहते हैं, क्लास इन इटसेल्फ, क्योंकि उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां समान थीं, किंतु वेतन का अभाव था। असंगठित होने से ये वर्ग विरोध को वर्ग संघर्ष तक न ले जा सका, किंतु मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी समाज में उत्पादन लाभ के लिए होने से संघर्ष होकर रहेगा। कार्ल मार्क्स का मानना था कि पूंजीपति मजदूरों के श्रम को कम मूल्य में खरीद लेते हैं और उनके श्रम से कम मूल्य पर अधिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और इस प्रकार शोषित वर्ग के अत्याचारों से परेशान होकर शोषित वर्ग में असंतोष फैल जाता है और वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के बीच संघर्ष अवश्यंभावी है और इसमें सर्वहारा वर्ग की विजय निश्चित है। मार्क्स ने श्रमिकों के लिए एक नारा दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हें तुम्हारी बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है और पाने के लिए तुम्हारे पास सारा संसार पड़ा है। इसका अभिप्राय यह है कि दुनिया के मजदूरों, तुम्हें तुम्हारी बेड़ियों को ही खोना है और कुछ भी तुम्हारे पास खोने के लिए नहीं है, जबकि पाने के लिए पूरी दुनिया तुम्हारे सामने है। अब ये देखिए कि वर्ग संघर्ष के क्या कारण रहते हैं। जब पूंजीवाद अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है तो उसमें स्वयं में ही आंतरिक असंगति विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप पूंजीपति मजदूरों की उपेक्षा करके अधिक से अधिक धन कमाने में लिप्त हो जाता है। वर्ग संघर्ष का मुख्य कारण पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाना है। पूंजीपति श्रमिकों से एक और तो कड़ी मेहनत करवाते हैं और दूसरी ओर उन्हें उसका उचित मूल्य भी नहीं देते। वो श्रमिकों के श्रम को कम मूल्य में खरीदकर अधिक उत्पादन कर अधिक दाम में बेचते हैं और फिर जो मुनाफा होगा उसे अपनी जेब में रख लेते हैं और श्रमिकों को केवल मजदूरी देते हैं। और यही जब मुनाफा है धीरे धीरे इकट्ठा होकर पूंजी का रूप ले लेता है, दूसरी ओर श्रमिक कम से कमतर होते चले जाते हैं, उनके पास खरीदने की उनकी क्रय क्षमता बिल्कुल घटती चली जाती है और यही वर्ग संघर्ष का कारण है। तो आपने अभी देखा, हमने आज जो चर्चा की, कार्ल मार्क्स ने आर्थिक आधार पर समाज में परिवर्तन की व्याख्या की है। आप इसके प्रश्नों को कंठस्थ कीजिए, जैसे वर्ग संघर्ष क्या है, कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, कार्ल मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत समझाइए। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको कंठस्थ कर लेना है। धन्यवाद।